29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर को लेकर तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर यात्रियों को बैठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। प्लेन के कैप्टन, जो 55 साल के बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिन्हें फ़्लाइट उड़ाने का कुछ 30,000 घंटे का अनुभव होता है, उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने अनुभव के साथ फ्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर उनकी सेवा में लगे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था कि अनाउंसमेंट कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर, अब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सब चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दें कि इस लीवर की मदद से लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है, और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की तरफ स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो डरावना था। उसने देखा कि सामने की ग्रीन लाइट वाली इंडिकेटर जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस इंडिकेटर के न जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग गियर अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद बॉब ने खुद अपने हाथ से लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी, जहां तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। इसलिए उसे कुछ ही मिनटों में लैंडिंग भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन को कहा, जहाज को तुरंत 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देना और खुद चेक करना कि आखिर लैंडिंग गियर खुला क्यों नहीं है। जैसा कि कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर साहब केबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है इंडिकेटर ही खराब हो गया होगा, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन के वो सारे बटन दबाए जिसे दबाने पर प्लेन में लगी हुई सारी लाइट ऑन होकर बताती है कि प्लेन में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद कैप्टन ने इंजीनियर को प्लेन के बॉटम में जाकर लैंडिंग गियर खुला है या नहीं देखने को कहा। इंजीनियर तुरंत प्लेन के बॉटम में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। साथ ही प्लेन धीरे धीरे नीचे भी आ रहा था। इसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो मौत थी। उन्होंने देखा कि पीछे का लैंडिंग गियर तो खुल चुका था, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी बंद था, जिसके बिना लैंडिंग करना इम्पॉसिबल है। तभी प्लेन और नीचे आने लगा। इसके कारण प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। सब बैठे हुए यात्री परेशान होने लगे। सारे क्रू मेंबर उन्हें शांत करने में लगे। प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। इसे देखकर कैप्टन को लगा कि प्लेन और नीचे गया तो टकरा जाएगा, इसीलिए वो प्लेन को
180 डिग्री पर मोड़ने लगा, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और प्लेन बुरी तरह से जमीन पर जा टकराया और क्रैश हो गया। आप उस क्रैश की इंटेंसिटी इस बात से समझ सकते हैं कि प्लेन जब जमीन से टकरा रहा था तो उसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी, जिस वजह से जहाज के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कुल 101 यात्रियों की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जहाज का मलबा एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भूत तो आया ही नहीं, लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक तरीके से कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस फ्लाइट के बाद एक और फ्लाइट ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट ट्राई स्टार 318 थी, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर देती है। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मेरी सभी यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए फूड स्टोर की तरफ जाती है, लेकिन उसने ओवन से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके सामने डरावनी सी शक्ल थी जिसकी आंखें हिल रही थी। यह देखकर मेरी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन उसने दोबारा ओवन की तरफ हाथ आगे बढ़ाया तो वो चेहरा फिर से सामने आ गया और उसके होठ हिल कर कुछ कहना चाह रहे थे। मेरी तुरंत डर के वहाँ से भागने लगी और जाकर उसने फ्लाइट इंजीनियर को सारी बात कही। फ्लाइट इंजीनियर को तो पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन फिर वो फूड स्टोर की तरफ गया तो उसने भी वही देखा जो मेरी ने बोल रही थी कि एक डरावना चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इस बार उस चेहरे से आवाज़ आ रही थी और ये चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में ये फ्लाइट में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा गायब हो गया और मेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। वो चेहरा था फ्लाइट 104 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। जब मेरी और फ्लाइट इंजीनियर ने बाकी क्रू मेंबर को बात बताई तो उन्हें इसकी बात बकवास लगी और वो हंसने लगे, लेकिन इसके तुरंत फ्लाइट के कैप्टन को लगा कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने फ्लाइट को वापस मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गए, जहां फ्लाइट को लैंडिंग कराने के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर वेट करने को कहा। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है और चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना यात्रियों के उड़ाया जाता है। लेकिन जहाज में जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उसके लेफ्ट इंजन में आग लग गई, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। मेरी और फ्लाइट इंजीनियर को तो सिर्फ डॉन रेपो की ही याद आ रही थी और उसके बाद सारे क्रू मेंबर को यकीन हो गया कि मेरी जो कह रही थी वो सही था और अगर इस फ्लाइट में बैठे रहते तो यात्रियों समेत सारे क्रू मेंबर मारे जाते। इसके बाद फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट में ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 104 के मलबे से